गुड मॉर्निंग। हमने प्रीवियस क्लास में आपका वैदिक समाज और वैदिक अर्थव्यवस्था के बारे में सारा क्लियर किया था और इसके बाद चरणबद्ध तरीके से ये निरंतरता और परिवर्तन के दौर में गुजरता हुआ समय था। इसी के साथ साथ आप लोगों को देखने को मिलता है उत्तर वैदिक समाज या उत्तर वैदिक काल। इसमें भी कुछ कैरेक्टर फीचर्स होते हैं जिस समय जैसे कि आपको वैदिक समाज में आपके लिए वैदिक काल में आपको ऋग्वेद वेदों के आधार पर आपको स्रोत मिलते हैं। लिखित स्रोत जो होते हैं आपके लिखित स्रोत जो है वेद होते हैं। अब इस समय काल में आपके लिए पुराण दिखाई पड़ते हैं। पुराण जो कि ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मणों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ है ना। इसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर कुछ चेंजेस दिखाई पड़ते हैं अर्थव्यवस्था में, समाज में, राजनीति में। मतलब समाज का ढांचा अब धीमे धीमे चेंज होता जा रहा है। जैसे कि उत्तर वैदिक काल में अगर आप देखेंगे तो आपको पशुपालन मेन रोल में दिखाई पड़ता है। कृषि वहां पर निगलेक्ट है, कृषि को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। लेकिन अगर आप बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की तो यहाँ पर इसका प्रमुख व्यवसाय हो जाता है कृषि। लोग कृषि की तरफ बढ़ने लगते हैं और कृषि में विभिन्न फसलों का उत्पादन करने लगते हैं। जैसे कि आर्थिक गतिविधियों में कृषि के साथ साथ यहाँ पे जो गंगा यमुना दोआब का जो क्षेत्र है, ठीक है, जैसे अंतरजी खेड़ा, यहाँ पर लोहे के सबसे प्रमाण मिलते हैं। ये जो क्षेत्र है आपके, ये कृषि को बढ़ावा देने वाले क्षेत्र है और कृषि को बड़ी मात्रा में यहाँ पर करना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी अब बड़ी हो रही है। पशु पे निर्भर नहीं रह सकते पूरे समय तक। क्या पशु से क्या मिलेगा? आपको दूध मिलेगा, दही मिलेगा, उस पर आप टोटल डिपेंडेंट थोड़ी होंगे। आपको जरूरत तो पड़ेगी क्या खाने की, तो उसके लिए कृषि जरूरी है। चाहे गेहूं उगाएं, चाहे आप गन्ना उगाएं, कपास उगाएं, या क्या बोलते हैं आपका मक्का उगाएं, जो भी है। इस समय पर में जो जौ के साथ साथ गेहूं, चावल इत्यादि के प्रमाण भी मिलते हैं। शिल्पों की संख्या में बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई पड़ती है यहाँ पर। जैसे कि बर्तनों के साक्ष्य बढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ पर अभी वर्तमान है ये बढ़ रहे हैं, मतलब लोगों की पॉपुलेशन में बढ़ रही है। पहले क्या होता था, लोग जन और कबीलों में बनाकर रहते थे छोटे छोटे रूपों में। अब क्या है, वही जन और कबीले एक बड़ा रूप, बड़ा विस्तार लेने लगे हैं, है ना। वही बड़ा विस्तार आप लोगों को देखने को मिलता है अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था किस तरीके से बड़ी होती चली जा रही है, विस्तृत होती चली जा रही है, ठीक है। यहाँ पर सीमित व्यापार के भी साक्ष्य मिलते हैं, जबकि मैंने आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता में व्यापार की मात्रा नगण्य है, मतलब व्यापार नहीं हो रहा है। क्योंकि अब यहाँ पर व्यापार अधिशेष की स्थिति है, कृषि उत्पादन हो रहा है, ज्यादा कृषि उत्पादन हो रहा है, तो अधिशेष की स्थिति बन रही है। अधिशेष का मतलब अत्यधिक की स्थिति बन रही है। जैसे सपोज करिए आप लोगों के घर में खाने वाले 4 हैं, 10 बोरा अनाज उगाया जा रहा है, तो मतलब 6 बच रहे हैं। उसको क्या करेंगे आप? मार्केट में बेचेंगे, उससे आप क्या बोलते पैसे लेंगे या जो भी लेंगे, ठीक है, वस्तु विनिमय करेंगे। तो ये है कि आप लोगों में अधिशेष की स्थिति बनती जा रही है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर भू स्वामित्व की अभी जो भावना है, भू स्वामित्व की साक्ष्य है, वह भू स्वामित्व जो है अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। भू स्वामित्व तो मिल्कियत होती है ना कि मेरी जमीन है, मेरा रुका है, वो अभी भावना यहाँ पर नहीं आ रही है, ठीक है। और उत्तर यहाँ की राजनीति के संदर्भ में देखें, समाज के संदर्भ में देखें, उत्तर वैदिक समाज में पहले आप लोगों ने बताया था कि वर्ग विभाजन है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, ये सारे वर्ण हैं। लेकिन अभी जाति डोमिनेट नहीं हुई है, वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं हुई है। मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, ये अभी व्यवस्था नहीं आई है। अब क्या होता है, समाज का रूप बिगड़ने लगता है, वर्ण व्यवस्था अपना रूप लेने लगती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर समकालीन साहित्य में 4 वर्णों का हमें जो प्रमाण मिलते हैं, इसके साथ साथ नोट आपको करना चाहिए कि वर्ण शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में दिखाई पड़ता है। एक तो प्रथम रंग के अर्थ में, इसका सामाजिक दृष्टिकोण बहुत सीमित होता है। दूसरा आपका वर्ण का मतलब जाति संप्रदाय के उसमें, है ना। तो यहाँ पर जो वर्ण है व्यवसाय के साथ भी जोड़ा जा रहा है। वर्ण को जैसे कि मान लीजिए कोई मोची है तो उसको उसके डिग्री में रखा जा रहा है ना। अब उसका जो बेटा होगा भले कितने ज्ञानी हो, वही उसी उसमें रहेगा। मतलब जो कास्ट अपलिफ्टमेंट है, जो वर्ण एक्सचेंज हो जाता था, क्षत्रिय ब्राह्मणी बन सकता है, ब्राह्मण शूद्र हो सकता है, अब नहीं है। अब स्टेटस जो है समाज का बिल्कुल फिक्स हो गया है कि भाई जो जैसा है ऐसा स्थिति में रहेगा, है ना। समाज की जो विशेषता जटिल होती जा रही है ना। इसी के साथ साथ यहाँ पर समाज में आप देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति में धीमे धीमे थोड़ी सी ह्रास होती जा रही है। जो पहले महिला शास्त्र कर रही थी, उपला, गार्गी जैसी जो विद्वान महिलाएं थी,
अब उत्तर वैदिक काल में ये चीजें धीमे धीमे खत्म होती जा रही है, मतलब पुरुष वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। फिर सत्तात्मक समाज है वह डोमिनेट होती जा रही है, मतलब वो पुरुष के आधारित समाज होता है, पुरुष आधारित समाज आज भी जैसे कि हम देखते हैं उस तरीके का समाज यहाँ से बनना शुरू हो जाता है उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, इसके साथ साथ बुद्ध के काल तक आते आते जाति व्यवस्था पूर्ण रूप ले चुकी होती है, मतलब जो वर्ण व्यवस्था है जाति व्यवस्था में बढ़ जाती है ना। जैसे शूद्रों में कई वर्ग होते हैं, आप जानते होंगे, ब्राह्मणों में भी कई होती है, शुक्ला मिश्रा दबे चौबे। ठीक है, इस तरीके से उपजातियां जो है वो धीमे धीमे बढ़ती जाती है। अब और जो जाति का जो एक रूप है वह मतलब संकीर्ण होता जाता है। अब इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। अब कितने ही ज्ञानी हो, अम्बेडकर साहब ये जो बोलते थे कि मतलब पहले जो था वो वर्ग विभाजन था, वर्ण विभाजन नहीं था। अब लेकिन जो उत्तर वैदिक काल में आके वर्ण विभाजन हो जाता है, यही स्थिति समाज को पतन की ओर ले जाती है। समाज में एक अंतर जो विद्रोह होता है उसको बढ़ावा देती है ना। उसी के परिणाम स्वरूप बौद्ध और जैन धर्म जैसे संप्रदाय उभर कर आते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ चीजें और होती जाती है, जैसे कि अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध लगाया जाने लगा। ठीक है, पहले क्या है कि वैदिक समाज में बहुत लिबरल समाज था, आपको किसी प्रकार की जाति संप्रदाय से अलग होकर के आपको शादी विवाह संबंध करने की पूर्णता परमिशन होती थी। लेकिन इस यहाँ पर आते आते उत्तर वैदिक काल में आते आते समाज का ताना बाना अलग हो जाता है, मतलब अंतरजातीय विवाह को दूषित माना जाता है। विवाह की क्या होती है, सीमाएं होती है कि कौन सा विवाह हो रहा है, गंधर्व विवाह हो रहा है या क्या बोलते हैं उस तरीके के जो हम लोग निम्न विवाह मानते हैं उनको। ठीक है, तो इस तरीके से जो विवाह की भी उन्होंने कैटेगराइजेशन कर लिया है धीमे धीमे, है ना। इसके साथ साथ खान पान पर प्रतिबंध लगाया जाने लगा, जो मछली मदरा जो पीते हैं उस पर भी प्रतिबंध लगाया जाने लगा, ब्राह्मण वाला। अब क्या है कि जो समाज में जो स्टेटस था ना कि ब्राह्मणों को भी शास्त्र पढ़ने का अधिकार है या क्षत्रिय पढ़ सकते, थोड़ा बहुत जैसे कर सकते हैं, शूद्रों को ये सब करने का अधिकार नहीं है, इनको सिर्फ है तीनों वर्णों की सेवाएं करना। ठीक है, ये जो स्थिति बन रही थी, जैसे कि आदि पुरुष की बात कर रही है यहाँ पर कि भाई सिर से हुई है ब्राह्मण की उत्पत्ति, बालों से हुई है क्या होती है क्षत्रियों की उत्पत्ति, जगहों से हुई है वैश्य की उत्पत्ति, और जो पैर हैं ये माने जाते थे छूत। इस तरीके की धारणा बनाई गई मनुस्मृति में, है ना। तो यही धारणा आगे चल के धीरे धीरे बढ़ती गई और समाज में व्यापक जो एक विभाजन होता है वह होता गया। ठीक है, समकालीन साहित्य में हमें ऋग्वेदिक काल की तरह ही दासों का भी उल्लेख मिलता है यहाँ पर, दास प्रथा भी धीमे धीमे बढ़ती चली आ रही है। हालांकि उत्पादक कार्यों में लगाई जाने वाली जानकारी भी हमें यहाँ मिलती है। ठीक है, परिवार प्रथा ऋग्वेद काल की तरह ही तथा खान पान आवास मनोरंजन आदि भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन समाज में एक स्तरीकरण जरूर दिखाई पड़ रहा है। वह स्तरीकरण नहीं टूट पा रहा है। क्यों नहीं टूट पा रहा है? क्योंकि वहां पर समाज में अब एक जटिलता आ चुकी है। ब्राह्मण कहते हैं भाई शिक्षा किसको दौरा दिए परशुराम को क्षत्रियों के लिए, कोई और उनसे शिक्षा नहीं ले सकता। मतलब इस तरीके से मतलब एक जो बातें हैं वो बनाई जा रही है। दलितों को शिक्षा नहीं दी जा रही है ना, द्रोणाचार्य हैं वही नहीं शिक्षा दे रहे हैं। ये जो चीजें हैं ये धीमे धीमे समाज में क्या होते जटिल होती जा रही है और समाज का ताना बाना यहाँ से उत्तर वैदिक काल से जटिलता की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं आपको थोड़ी सी उत्तर वैदिक कालीन धर्म की। अगर धर्म के संदर्भ में देखें यहाँ पर थोड़ा सा, धर्म के संदर्भ में थोड़ा सा देखें अगर हम, यहाँ पे बहुदेववादी समाज होता चला जा रहा है। मान लो इंद्र वरुण इत्यादि देवताओं को बढ़ावा मिल रहा है। साथ साथ यहाँ पर जो ऋग्वेदिक में जो प्राकृतिक पूजा हो रही थी, अब प्राकृतिक पूजा से एक कदम आके इंद्र और क्या बोलते वरुण जैसे जो है भगवान उनको पूजा जाने लगा है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अग्नि और बृहस्पति की भी पूजा की जाने लगी है। तो मतलब समाज में जो एक धर्म के प्रति जो नेचुरल होता प्राकृतिक जो हम देवताओं को मानते थे, अब उससे आगे के बढ़ के नए देवताओं को पूजना शुरू हो गया है उत्तर वैदिक काल में, है ना। क्योंकि समाज में आते हैं नए नए देवता बनते हैं, नए नए लोग विश्वास बनते हैं, बिलीफ बनते हैं, उनके आधार पर समाज बढ़ता चला जाता है। ठीक है, एक आपका ये हो गया। इसके साथ साथ अगर इस समय की राजनीति के संदर्भ में अगर आप देखें उत्तर वैदिक कालीन, तो यहाँ पर आप क्या है जनपद जैसी व्यवस्था बनने लगी। पहले क्या होता था वैदिक काल में कुल है छोटे छोटे जन है, अब उन कुलों और जनों को मिला करके जनपद बन रहे हैं, बड़े क्षेत्र बन रहे हैं, एक दूसरे पर विजित किया जा रहा है, एक दूसरे को जीता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो व्यवस्था है राजनीतिक व्यवस्था बढ़ती चली जा रही है, मतलब बड़े बड़े क्षेत्र बनते चले जा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले राजधानी इंद्रप्रस्थ मानी जाती है इस समय काल में। जैसे कुरु क्षेत्र है जहाँ के कौरव हुआ करते थे, राजधानी इंद्रप्रस्थ थी।
ठीक है। इसके साथ साथ पांचाल, जहाँ की कौन थी, द्रौपदी, पांचाली से होती है, ठीक है, उनकी उसकी राजधानी थी अयक्षेत्र। तो यहाँ पर आप देखने को मिलता है कि राजा है अब सर्वसर्वा हो रहा है, जमीन की मिल्कियत का मालिक भी वही हो रहा है, वही सबको रुपये दे रहा है, वही सबको अधिकार दे रहा है, बात सेना की रख रहा है। पहले क्या था, वैदिक काल में सेना इत्यादि को नहीं रखा जा रहा था, मतलब छोटे छोटे अपने सैनिक होते थे, अपनी बटालियन होती थी। लेकिन अब क्या है कि सेना का रूप बढ़ाया जा रहा है, क्यों, क्योंकि अब युद्ध इत्यादि को बढ़ावा मिल रहा है, युद्ध के आधार पर क्षेत्रों को विजित किया जा रहा है। तो उत्तर वैदिक काल में समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था टोटली वैदिक काल से चेंज होती चली जाती है, और हमें यहाँ से सामाजिक दुष्पारियां देखने को मिलती है जो कि हम आज तक झेल रहे हैं। आज भी हम जाति प्रथा झेल रहे हैं, आज भी हम वो सारी चीजें झेल रहे हैं जो कि यहाँ से शुरुआत होती है। महिलाओं की स्थिति में दमन हो रहा है, महिलाओं को बाहर निकलने दिया जा रहा है, दास बनाए जा रहे हैं, गुलाम बनाए जा रहे हैं। ये सारी जो चीजें हैं उत्तर वैदिक काल से हमारी शुरुआत होती है। तो इसके बाद समाज का धीमे धीमे पतन होने शुरू हो जाता है, और आगे आगे आने वाले चरणों में इसका विरोध होता है, और जैन और बौद्ध धर्म जैसे संप्रदाय उभर कर आते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके।